हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें देखेंगे हमारे श्वसन की क्रियाविधि। आखिर हमारे अंदर श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो पिछले वीडियो में हमने फेफड़ों की संरचना पढ़ी है और फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई होती है, वायुकुपिकाएँ, उनकी संरचना देखी थी कि उनमें श्वसन झिल्ली होती है जिसकी 3 परतें होती है और वो गैसों के आदान प्रदान या विनिमय में सहायक होती है। इसके अलावा हमने एक वक्सी पिंजरा भी पढ़ा था कि किस तरह से हमारे जो कोमल ऑर्गन होते हैं वो उस वक्सी पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि, किस तरह से हमारे अंदर श्वसन है वो संपन्न होता है। तो श्वसन की क्रियाविधि को देखें तो हमारे अंदर जो श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया है, कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो लगभग 3 स्टेप्स में पूरी होती है, जिसको हम कहेंगे कि ये 3 चरणों में संपन्न होती है। तो जो श्वसन की क्रियाविधि है वो कितने चरणों में संपन्न होगी? 3 चरणों में संपन्न होगी। वो चरण कौन कौन से हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चरण है जिसको हम हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय स्वातन। स्वातन जिसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, अर्थात इसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन हिंदी में कहते हैं इसको फुफ्फुसीय स्वातन और अंग्रेजी में कहते हैं इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन। हम ये कई बार कहते हैं ना कि ये कमरे का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। तो वेंटिलेशन का मतलब ये होता है आना और बाहर जाना, हवा का अंदर आना और बाहर जाना। तो एक ये वेंटिलेशन या स्वातन होता है। तो पहला चरण तो ये है। दूसरा, इसके बाद में सबसे पहले ये होगा, सबसे फर्स्ट फुफ्फुसीय स्वातन होगा। इसके बाद में होगा गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय जिसको हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जो कुपिकाओं की श्वसन झिल्ली होगी उस श्वसन झिल्ली के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन चली जाती है रुधिर में, रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में आ जाएगी, तो वो होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज के फिर आगे संपन्न होता है। एक्सचेंज होने के बाद में ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? रुधिर में। उस रुधिर से वो ऑक्सीजन ऊतकों या कोशिकाओं तक किस तरह से पहुंच जाती है, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रुधिर के माध्यम से फेफड़ों में कैसे आ जाती है। तो तीसरा लास्ट चरण होगा रुधिर के द्वारा। रुधिर द्वारा O2 व CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड। तो रुधिर के द्वारा जो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होगा, तो ऑक्सीजन तो जाएगी ऊतकों में, मतलब होगा क्या कि ये दोनों रुधिर के माध्यम से ऊतकों या कोशिकाओं तक पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन तो रुधिर के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच गई, और कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है, तो वहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती रहती है, और रुधिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक कुपिकाओं में लाकर छोड़ देता है, और वहाँ से कुपिकाओं द्वारा हम उसको वापस वायुमंडल में बाहर छोड़ देते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारे श्वसन की क्रियाविधि है वो 3 चरणों में बांटी गई है। अगर इसको हम देखें तो देखो, एक डायग्राम बना के देखें तो ये वायुमंडल है, और ये है हमारे, ये वायुमंडल हो गया। इसके बाद में ये है हमारी वायु कुपिकाएं। वायु कुपिका हमारे फेफड़े हैं, ये लंग्स के अंदर, और इसी के पास होती है हमारी जो केशिकाएं होती है, रक्त केशिकाएं। ये कुपिकाएं कुपिकाओं में या रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाओं के अंदर इसमें भरा होता है हमारा रुधिर, रक्त। ये रक्त कहाँ है? केशिका के अंदर। और ये बीच में होती है श्वसन झिल्ली माल, श्वसन झिल्ली। तो इसके अंदर 3 परतें होती है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे ऊतक।
इसको हम मान ले बोल देते हैं इसको उत्तक, या सेल्स के समूह होते हैं उत्तक। तो 3 स्टेप कौन कौन से होंगे? देखो, वायुमंडल से O2 आई और वो हमारी कोशिकाओं में आके भर गई, और ये तो हुआ ऑक्सीजन का अंदर आना। हालांकि सभी गैसें अंदर आके भरती है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन भी आके बढ़ती है, ऑक्सीजन भी बढ़ती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वायुमंडल में वो भी आती है, अन्य गैसें भी इसके साथ साथ आके भर जाती है। तो फेफड़ों में जो वायुमंडल में गैसें होती है वो आके भर जाती है, लेकिन यहाँ पर जो विनिमय होगा वो केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही होगा। तो ऑक्सीजन आके भर गई और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली गई। तो ये जो चरण है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये है फर्स्ट स्टेप। मतलब ये हो गया कि वायु का फेफड़ों की कुपिकाओं में भरना और वापस बाहर निकालना, ये पहला चरण है, जिसको हम कह रहे हैं फुफ्फुसीय स्वातन। अब ये श्वसन झिल्ली है, इस श्वसन झिल्ली में से जैसे ऑक्सीजन आई, ये श्वसन झिल्ली में से विस्तार होकर ब्लड में चली गई, और ब्लड के अंदर जो CO2 थी वो इस श्वसन झिल्ली से वायु कुपिका में आ गई। तो ये जो स्टेप है, ये आगे वाली स्टेप, ये हमारा है सेकंड स्टेप, जिसको अपन गैसों का विनिमय कह रहे हैं। ये गैसों का विनिमय है। और आगे जैसे ही रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड वापस कोशिकाओं में आ गई, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऊतकों तक जाएगी आगे, ये ऊतकों तक जा रही है, और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के द्वारा आ रही है। तो ये रक्त के द्वारा जो आगे परिवहन हुआ ऊतकों तक, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप। इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय स्वातन, इसको बोलेंगे गैसों का विनिमय, और आगे वाले को बोलेंगे हम O2 और CO2 का रुधिर के माध्यम से ऊतकों तक परिवहन। तो ये 3 स्टेप के अंदर जब ये ऊतकों तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो हम कह देंगे कि हमारी श्वसन की क्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। तो अब हमें इस एक एक चरण को लेके पढ़ेंगे कि पहले, सबसे पहले फर्स्ट चरण को अपन देख लेते हैं कि किस तरह से। तो सबसे पहला अपन फर्स्ट चरण ले लेते हैं फुफ्फुसीय स्वातन। फुफ्फुसीय स्वातन, जिसको हम कह रहे हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। बहुत ही साधारण सी बात है, हवा का अंदर और जाना, अंदर आना और बाहर जाना, यानी इसे प्राय हम सांस लेना भी कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सांस लेना भी कहते हैं। और सांस लेने का मतलब हम ये समझते हैं कि वायु का अंदर भर लिया और बाहर निकाल दिया। मतलब ये हो गया कि लंग्स में वायु भरना व बाहर निकालने की क्रिया को हम स्वातन कहते हैं। ये वेंटिलेशन हो गया, इसको हम स्वातन कहेंगे। अब ये जो फुफ्फुसीय स्वातन है, इसमें 2 फेज होगी, 2 स्टेज होगी, 2 प्रावस्थाएं होगी। यह फुफ्फुसीय स्वातन है, यह 2 प्रावस्थाओं में पूरा होता है, प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। कौन सी प्रावस्थाएं होगी? एक तो मतलब 2 प्रावस्थाएं हो गई कि वायु का अंदर भरना, और दूसरी हो गई वायु का बाहर निकालना। तो 2 प्रावस्थाएं होगी इसकी, वायु का अंदर भरना और बाहर निकालना। अब जिसको हम क्या कहेंगे, तो वो अपन दोनों अवस्थाएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने जैसे ये हमने अपने शरीर देखा था कि ये हमारा शरीर है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे स्टर्नम होती है, और ये हमारी पसलियों का एक बना हुआ पिंजरा है, और यहाँ पर ये गुंबद की तरह डायफ्राम है, इसको हम कह रहे हैं डायफ्राम या मध्यपट का। और ये 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, इस पसलियों के बीच बीच में यहाँ पर मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो 11 जोड़ी मांसपेशियाँ पाई जाती है, उनको हमने क्या कहा था, या पिछली वीडियो में देखे, उसको पूरा वीडियो हमने इसमें चर्चा की थी।
तो इन जो पेशियाँ होती हैं इनको कहते हैं हम अंतःप्रसूका पेशियाँ, यानी इनको कहेंगे इंटर कोस्टल मसल्स। इनको हमने क्या कहा था? इंटरकोस्टल मसल्स। मतलब ये तो हो गया डायफ्राम, और ये जो पेशियाँ पाई जाती हैं इन पेशियों को हम कह रहे हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये भी दो तरह की होती है, ये भी एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। ये दो पेशियाँ होती है हमारी, जो पसलियाँ होती हैं उनके बीच बीच में 11 जोड़ी। तो ये किस तरह से काम करेगी? और यहाँ पर हमारा जो डायफ्राम, ये डायफ्राम क्या करता है? वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा को अलग 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 करता है या पृथक करता है। तो हमारी पेट की मांसपेशियाँ भी यहाँ पर होती है। तो देखिए ये सभी डायफ्राम, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये जो दोनों प्रकार की, और हमारे पेट की मांसपेशियाँ, ये सभी मिलकर किस तरह से हमारी श्वसन की जो श्वसन की क्रिया है उसको संपन्न करती है, तो वो देखेंगे अपन। तो हम जो पहला चरण है फुफ्फुसी श्वसन, उसको हम कह रहे हैं कि वायु को अंदर भरना और बाहर निकालने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ये दो प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। पहली प्रावस्था कौन सी है? देखो इसकी पहली प्रावस्था को कहते हैं अपन निःश्वसन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पायरेशन। और इसको हम बहुत ही साधारण तरीके से इस तरह समझ सकते हैं, वायु को फेफड़ों में भरना। तो ये समझे आप। मतलब नि का मतलब होता है अंदर लेना, हवा को अंदर लेने की प्रक्रिया। इंस्पायरेशन, इनका मतलब हो गया अंदर लेना। तो एक साधारण सी बात ये हो गई कि वायु को फेफड़ों में भरना ही क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। वायु को फेफड़ों में भरने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? निःश्वसन या इंस्पायरेशन कहेंगे। ये देखिए, ये जब इंस्पायरेशन होता है, निःश्वसन होता है, तो इसमें ऊर्जा खर्च होती है। इसमें ऊर्जा खर्च होती है, पेशियों की ऊर्जा खर्च होती है। इस कारण ये जो निःश्वसन है एक सक्रिय प्रावस्था है। सक्रिय प्रावस्था है, ये भी याद रखनी है आपको, क्योंकि ऊर्जा खर्च हो रही है। जब ये काम करेगी तो ऊर्जा खर्च होगी। अब यहाँ पर कौन कौन होगा? देखो, एक तो होगा हमारा डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होगा वह एक्सटर्नल, थोड़ा इसको अंग्रेजी में याद रखिएगा, ज़्यादा याद रहेगा आपको, बेटर रहेगा। इंटरकोस्टल मसल। हमने इंटरकोस्टल मसल्स को दो तरह की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये डायफ्राम और एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स है बाहर वाली, ये दोनों हमारी इस प्रक्रिया को संपन्न करेगी। तो जब ये दोनों संकुचित होती है, अर्थात डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के संकुचन से यह प्रारंभ होता है। निःश्वसन का प्रारंभ होगा जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स संकुचित होगी। अब क्या होगा? देखो, ये हमारा जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या होगा कि हमने इसकी संरचना पढ़ी थी डायफ्राम की, कि इसमें अरीय पेशियाँ पाई जाती है इस तरह से। ये अरीय पेशियाँ जब संकुचित होगी तो ये डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, चपटा हो जाएगा इस तरह से। और चपटा हो जाएगा तो देखिए अभी हमारी वक्ष गुहा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ जाती है, अर्थात इसका आयतन बढ़ जाता है। वो तो होगा क्या कि जब डायफ्राम है, डायफ्राम, इसको फ्राग्म नहीं बोलेंगे, फ्राम बोलेंगे। जब डायफ्राम की पेशियां संकुचित हुई, तो ये संकुचित हुई तो डायफ्राम कैसा हो गया? चपटा हो गया। चपटा होकर उदर की ओर नीचे चला जाता है। ये नीचे चला गया। जैसे ही डायफ्राम की पेशियां संकुचित हुई तो ये चपटा होकर उदर के नीचे चला गया, जिससे क्या हुआ? वक्ष गुहा का आयतन,
वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, देखो ये चपटाव के नीचे की तरफ आ गया, ये चपटा हुआ, इसकी पेशियाँ वो संकुचित हुई और संकुचित होकर ये चपटाव कर पेट की तरफ आ गया, नीचे की तरफ। तो होने वाला क्या है कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। अब आयतन बढ़ गया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ गई, आयतन बढ़ गया, तो इस वक्ष गुहा का जो वायुदाब है वो वायुमंडल से कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वायु किधर से किधर जाएगी, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ। तो अधिक वायुदाब कहाँ है, वायुमंडल बाहर की तरफ, और इस वक्ष गुहा का वायुदाब क्या है, कम है। तो हवा किधर से किधर आ जाएगी, बाहर से हवा फेफड़ों में आके भर जाएगी। और होगा क्या, बाहर से वायु अंदर आ जाती है, यानी बाहर से वायु का अंदर आना, ये हो गया। ये तो हमारे ये डायफ्राम काम कर रहा है। और ठीक इसी समय जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ मैं आपको कि डायफ्राम की पेशियाँ जब संकुचित होती है तो डायफ्राम नीचे की तरफ, चपटाव के नीचे की तरफ आ गया, उधर की तरफ पेट की तरफ आ गया, नीचे की तरफ, जिससे वक्ष का आयतन बढ़ गया और वायुदाब कम हो गया, जिससे वायु अंदर आके भर गई। और इसी समय क्या हुआ, इसी समय, ठीक इसी समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हुई, ये जो इंटरकोस्टल मसल है इनका भी संकुचन हुआ, का संकुचन हुआ। संकुचन हुआ तो ये क्या करती है, हमारी जो रिब्स होती है, पसलियाँ होती है, रिब्स को ये क्या होती है, ऊपर की ओर बाहर की तरफ उठाती है। तो ये रिब्स का ऊपर व बाहर की ओर, जिसको अपन कहेंगे खिंचाव या उठना, मतलब ये ध्यान रखिएगा, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से संकुचित होती है तो ये फेफड़े की जो पसलियाँ होती है उसको ऊपर की ओर उठाती है और बाहर की तरफ इसको उठाती है, जिससे भी क्या हो गया, जो वक्ष गुहा थी उस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ने से क्या हुआ, वायुदाब कम हो गया, और वायु क्या हुई, वायुदाब कम हो गई और वायु क्या हुई, अंदर आके भर गई, वायु का अंदर आना, ये हो गया। इस तरह से वायु है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डायफ्राम की अरीय पेशियों और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है और वायुदाब कम होने से वायु वायुमंडल से आकर फेफड़ों के अंदर भर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि निःश्वसन में कौन कौन मदद कर रहा है। तो निःश्वसन की जो पेशियां है वो कौन कौन सी है, तो दो तरह की पेशियां हो गई हमारे साथ। एक तो हो गई हमारी डायफ्राम की अरीय पेशियां, अरीय पेशियां, और साथ में हो गई हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको मैं, ये इस तरह से। तो हमारे निःश्वसन की जो प्रक्रिया है वो दो पेशियों द्वारा संपन्न हो गई। डायफ्राम की अरीय पेशियों में क्या हुआ, संकुचन, दोनों, इसमें भी संकुचन हुआ तो इसमें भी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में भी संकुचन हुआ। दोनों के सम्मिलित प्रभाव से, दोनों के साथ साथ होने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने लगता है, जिससे वायुदाब कम होने लगता है और वायु है वो फेफड़ों में आकर भर जाती है। तो इस तरह से हमारा निःश्वसन पूरा हो गया। और निःश्वसन का मार्ग हम जानते ही है कि सबसे पहले वायु है वो कहाँ आई, हमारे नासा द्वार में आई, नासा द्वार से कहाँ गई, नासा गुहा में आ गई, नासा गुहा में हमारा नासा ग्रसनी जो एक छिद्र की तरह होता है उसमें आ गई, नासा ग्रसनी में ये ग्रसनी फेरिंग्स में आ गई, फेरिंग्स के अंदर हमारे कंठ में आ गई जिसको हम लेरिंग्स भी बोलते हैं, और कंठ से हमारी आ गई है श्वास नली जिसको अपन ट्रेकिया भी कहते हैं, श्वास नली से ये आ गई श्वसनी में, और श्वसनी में भी प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनी से ये पहुंच गई श्वसनिकाओं में,
श्वसनिकाओं से ये चली गई हमारी जो वायुकुपिका नलिका में पहुंच गई। वायुकुपिकाओं नलिका में वायुकुपिका कोश में पहुंच गई ये हवा, वायुकुपिका कोश में, और वायुकुपिका कोश से फिर ये हमारी जो वायुकुपिका है उसकी श्वसन झिल्ली में पहुंच गई। तो इस तरह से ये हवा हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये तो थी हमारी निःश्वसन की प्रक्रिया। और इसका दूसरा जो प्रावस्था होगी उसको बोलेंगे उच्छ्वसन। उच्छ्वसन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपायरेशन। उच्छ्वसन का मतलब है वायु को बाहर निकालना, वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना। मतलब आप एक साधारण भाषा में इस तरह से इसको समझें कि वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। हमेशा निःश्वसन पहले होगा और उच्छ्वसन बाद में होगा, अर्थात ये शर्त है इसकी। मतलब निःश्वसन के बाद ही उच्छ्वसन होगा। मतलब क्या है कि अरे जब हवा फेफड़ों में भरेगी तभी तो बाहर जाएगी, तो निःश्वसन के बाद ही उच्छ्वसन होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये विश्राम अवस्था के अंदर होता है हमेशा, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी, ये विश्राम अवस्था में होता है। इस कारण ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रावस्था होती है, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, इसमें निष्क्रिय प्रावस्था है। निःश्वसन तो सक्रिय प्रावस्था होती है, जबकि निष्क्रिय प्रावस्था है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब इसमें होगा क्या है, इसमें किस तरह से होगा, तो इसमें देखिए डायफ्राम होता है, वो हमने ये कहा कि जो डायफ्राम है ये संकुचित होकर पहले इस तरह से आ गया, चपटा हो गया था। अब ये धीरे धीरे इसकी जो पेशियां हैं वो वापस शिथिलित हो गई, अपनी पूर्व स्थिति में जाएगी, तो ये वापस उठकर ये वक्ष गुहा की तरफ इस तरह से वापस गुंबदाकार हो जाएगा उठकर। पहले इस स्थिति में था, अब धीरे धीरे इसकी पेशियां जब शिथिलित होगी, विश्राम या आराम की अवस्था में आएगी, तो ये ऊपर उठकर इस तरह से वापस गुंबदाकार हो जाता है। और इसी समय क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो भी आराम की अवस्था में आ जाती है। वो भी आराम की अवस्था में आ गई, ये भी अपने आराम की अवस्था में चला गया, तो ये अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी विश्राम अवस्था में आ गई। अब क्या होगा, हमारी पसलियों में खुद का भार होता है, खुद का वजन होता है, और उस वजन के कारण पसलियाँ धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगती है। तो होगा क्या, तो ऐसी स्थिति में वक्षुआ का आयतन कम होने लगता है और वायुदाब बढ़ने लगता है। तो होगा क्या कि विश्राम अवस्था में डायफ्राम व एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है शिथिलित होने लगती है, शिथिलित का मतलब ये होता है कि वो अपनी पूर्व स्थिति में जाने लगती है, आराम की अवस्था में जाने लगती है। तब पसलियाँ मतलब रिब्स, इनमें वजन होता है, तो पसलियाँ स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर जाने लगती है, नीचे की ओर आ जाती है, नीचे की ओर आ गई है पसलियाँ, तो नीचे की ओर जाने लगेगी। अब नीचे की ओर जाएगी तो क्या होगा, तो डायफ्राम शिथिलित हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स शिथिलित हो गई, तो पसलियाँ नीचे की तरफ आ गई। और डायफ्राम क्या हुआ, डायफ्राम आराम की अवस्था में आते आते अपनी पूर्व स्थिति में आ गया, पूर्व स्थिति में आ जाता है। देखो इस स्थिति में, ये पूर्व स्थिति है डायफ्राम की, पूर्व स्थिति इस तरह से गुंबदाकार हो गया। और ये जो यहाँ पर
पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ नीचे की तरफ चली गई, डायफ्राम ऊपर की तरफ चला गया। अब क्या होगा, वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम होने लगा, और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो इसके अंदर जो हवा है उसका दाब बढ़ जाएगा। तो दोनों के कारण से क्या होगा कि डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आकर ऊपर की तरफ उठ जाता है, और पसलियाँ अपने बाहर के कारण नीचे की तरफ चली जाती है, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, और इसके बढ़ने से वायुदाब क्या हो गया, वक्ष गुहा का वायुदाब वो भी बढ़ गया, और वायु है वो लंग्स से बाहर चली जाती है। ये स्थिति आती है। तो उस श्वसन निष्क्रिय प्रक्रिया, पहले बात हमने यही की है कि इसमें डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगी, इनका कोई योगदान नहीं है, ये तो अपनी पूर्व स्थिति में जा रही है। मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपनी पूर्व स्थिति में चली गई, डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में जा रहा है, ये सक्रिय होकर कोई काम नहीं कर रही है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब अपनी पूर्व स्थिति में जा रही है तो पसलियों को खिंचाव, जो पसलियों को जो खींच रही थी ये खिंचाव नहीं रहा, तो पसलियाँ अपनी नीचे की तरफ जाने लगेगी। डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो स्थिति ये आएगी कि हमारा उस श्वसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, एक स्थिति ये आती है कि जब हम दौड़ लगाते हैं, यानी दौड़ के समय जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं या बहुत ही कठोर शारीरिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, चाहे वो कठोर हो चाहे कैसा भी हो, अपन शरीर से जब शरीर को काम लेते हैं या व्यायाम करते हैं दौड़ के समय, तब क्या होता है, हमारा सांस फूलने लगता है, सांस बनने लगती है। तो इस समय, मतलब दौड़ के समय, व्यायाम के समय, शारीरिक श्रम के समय जो उत्श्वसन होता है वो सक्रिय प्रावस्था में बदल जाता है, ये स्थिति इम्पोर्टेंट है कि दौड़ के समय, व्यायाम के समय, कठोर परिश्रम के समय हम जानते हैं कि हमारी सांस फूलती है, तेज़ी से सांस भरता है, क्योंकि ऑक्सीजन तेज़ी से शरीर में पहुंचनी होती है। तब फटाफट अंदर लिया तो फटाफट बाहर भी निकालना ज़रूरी है हवा को। अब फटाफट बाहर निकालने के लिए क्या होगा कि अब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो काम आएगी यहाँ पर। तो अब देखिए कि ये सक्रिय अवस्था में बदल गया। इस समय इंटरनल कोस्टल मसल, अब ये आइए इंटर कोस्टल मसल्स, ये अब इसका काम आ गया है। अभी ये इंटरनल कोस्टल मसल्स क्या करती है, ये तेजी से रिब्स को नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे की ओर खींचती है, जिससे वक्षीय आयतन कम हो जाता है, और वायु है वो बाहर चली जाती है। तो इस समय देखो, जब हम दौड़ लगा रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं या परिश्रम कर रहे होते हैं, तब उस श्वसन ही सक्रिय प्रावस्था में बदल जाता है, क्योंकि फटाफट उसको जितनी ऑक्सीजन फटाफट लेना होता है और फटाफट बाहर निकालना होता है। तो अगर ये आराम की अवस्था में रहेगा तब ऐसा नहीं होगा, तब हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती है और वो फटाफट पसलियों को नीचे की तरफ खींचती है और फेफड़ों को खाली कर देती है। और इसी समय देखो एक चीज़ और है, इसी समय फटाफट फेफड़ों को खाली करने के लिए हमारी जो पेट की मांसपेशियाँ होती है, उदरीय पेशियाँ, वो भी काम करती है, जिसको हम कहते हैं एब्डोमन मसल, इसको कहेंगे हम एब्डोमन मसल्स, ये भी काम करती हैं यहाँ पर। तो उदरीय पेशियाँ भी तेजी से संकुचित होकर उदर गुहा पर दाब डालती है, ये उदर गुहा पर दाब डालेगी, जिससे क्या होगा, जिससे डायफ्राम
तेजी से वक्ष गुहा में ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा। मतलब होगा क्या कि जैसे ये स्थिति है हमारे, तो ये पहले डायफ्राम और चपटा होकर इस तरह से हो गया, ये हमारी उदरीय पेशियाँ, ये हमारा उदर है। तो उदरीय पेशियाँ हम जब तेज दौड़ते हैं या व्यायाम की स्थिति में देखते हैं कि हमारा पेट भी जैसे सांस ले रहा हो इस तरह से प्रतीत होता है, जबकि पेट ऐसा नहीं करता है। पेट की मांसपेशियाँ रिएक्ट करती है, वो संकुचित होती है। तो उनके संकुचन से जो हमारा उदर की जो गुहा है उस पर दाब पड़ता है, और उदर की गुहा फिर इस डायफ्राम पर दाब लगाती है। तो डायफ्राम क्या होता है, इस तरह से ऊपर उठने लगता है और इस स्थिति में फटाफट आ जाता है। और उसी तरह से जो इंटरनल पसलियों से जुड़ी हुई है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वो भी नीचे की तरफ इसको पसलियों को नीचे की तरफ लेके जाएगी खींच खींच के, और ये यहाँ से हमारी उदर की पेशियाँ भी इस पर दाब डालेगी। तो ये फटाफट फेफड़ों को खाली करने के लिए होता है। तो ये कंडीशन कब होती है, जब हम